कैसे हैं दोस्तों? 24 अगस्त की दोपहर मॉस्को से एक प्राइवेट तैयारा लेगेसी 600 सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हुआ। तैयारे में रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वॉग्नर ग्रुप के सरबराह योवगनी प्रिगोजिन, उनके सेकंड इन कमांड दिमित्री योटकिन समेत टॉप 10 मेंबर्स वैगनर ग्रुप के सवार थे। तैयारा अभी मॉस्को से 100 किलोमीटर ही आगे गया था कि अचानक धमाके से जल उठा। लम्हों में जहाज ने कंट्रोल खो दिया और लड़खड़ाता हुआ नीचे को आने लगा। लेकिन फिर एक और धमाके के बाद तकरीबन सीधा नोज डाइव करता हुआ तिवार रीजन के सरसब्ज गांव होयनकिनु में गिर गया। तमाम सवार लोग मारे गए, इस तरह कि किसी की शक्ल तक नहीं पहचानी जा सकती थी। कई घंटे गुजर गए लेकिन किसी ने भी ऑफिशियली तैयारे के अंदर के अफराद की शिनाख्त नहीं बताई कि इसमें कौन था। ना रूसी हुकूमत ने कुछ कहा और ना ही मारे जाने वालों के लवाहकीन की तरफ से कोई बयान सामने आया कि अचानक क्या होता है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि योवगनी प्रिगोजिन एक अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन उससे एक बड़ी गलती हो गई। अब गौर करें साथियों कि सदर पुतिन ने कहा कि योवगनी प्रिगोजिन एक अच्छा बिजनेसमैन था। मतलब सदर पुतिन वो पहले शख्स थे जो ऑफिशियली ये कह रहे थे कि तैयारे में उनका करीबी दोस्त, बिजनेसमैन, जिसे पुतिन शेफ भी कहा जाता था, जो उनके लिए सीरिया में, सूडान में, माली में, सेंट्रल अफ्रीका में, यूक्रेन तक में जंगें लड़ रहा था, वो मारा गया है, या दुरुस्त अल्फाज में कहें तो मार दिया गया। प्रेसिडेंट पुतिन की गुफ्तगू मौत की तस्दीक से ज़्यादा, ऑफिशियल ऐलान से ज़्यादा दोस्तों फतह का ऐलान मालूम होती थी, क्योंकि इन्हीं योवगनी प्रिगोजिन ने जब ठीक 2 माह पहले मॉस्को पर टैंक्स लेकर चढ़ाई की थी तो सदर पुतिन ने उन्हें गद्दार और पीठ में खंजर घोंपने वाला कहा था। ऐसा वाज़ेह तौर पर लगता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ही प्रिगोजिन को मारे जाने के अहकाम दिए थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से ये खबरें आम छप रही हैं। रशियन तिवार रीजन के जिस गांव कोजिनकिनु में उनका प्राइवेट तैयारा गिरा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने तैयारा गिरने से पहले एक धमाके की आवाज़ सुनी थी, जिसकी वजह से कुछ लोग आसमान की तरफ देखना शुरू हुए तो एक तैयारा जिसका एक बाजू आग पकड़ चुका था वो ग्लाइड करता हुआ नीचे को आ रहा था। ऐसा उस गाँव के कई दूसरे लोगों का भी कहना है। साथियों, आपको याद होगा कि यूक्रेन पर रशियन हमले की लास्ट वीडियो में, वीलॉग में, हमने आपको योवगनी प्रिगोजिन की जेल से निकलने और पुतिन का दोस्त बनने से दुश्मन बनने तक की सारी कहानी वीडियोस, इमेजेस और रेफरेंसेस के साथ दिखाई थी। हमने बताया था कि कैसे प्रिगोजिन एक रेस्टोरेंट में हॉट डॉग बेचने से शेफ बने और फिर शेफ से एक इंटरनेशनल प्राइवेट आर्मी के मालिक बन गए, एक ऐसी मुसल्लह तंजीम के सरबराह बने, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेड बने जो सदर पुतिन के ज़ेरे साया जंगें भी करती थी और अफ्रीका में सोने की कानों के ठेके भी ले रही थी। यानी ये एक शैडो आर्मी थी जिसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और रशियन मिलिट्री की पसे पर्दा सपोर्ट हासिल थी। वो कि पुतिन कभी वॉग्नर ग्रुप से जाती या सरकारी ताल्लुक तस्लीम तो नहीं करते थे, लेकिन यही तो वॉग्नर ग्रुप की ताकत थी कि जो काम सदर पुतिन सरकारी तौर पर अपनी फौज से नहीं ले सकते थे, वही काम वॉग्नर ग्रुप और उसके नए सरबराह अपने पुराने दोस्त प्रिगोजिन से करवा लिया करते थे। लेकिन आखिर दोस्तों 24 जून 2023 को ये दोस्ती टूट गई थी। उस वक्त जब मिस्टर प्रिगोजिन ने मॉस्को पर टैंकों के साथ चढ़ाई कर दी और इसे द जस्टिस मार्च का नाम दिया। इस दौरान प्रिगोजिन ने यह किया कि मॉस्को की तरफ से जो इन्हें रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स आए, जहाज आए, उनमें से भी एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को प्रिगोजिन ने मार गिराया था। गो के वो इस पर अफसोस करते रहे, लेकिन हमला तो उन्होंने किया था, इससे तो वो इनकार नहीं कर रहे थे, नामुमकिन था। ये मुख्तसर दुरानिये की बगावत म्यूटनी उस वक्त खत्म हुई जब पुतिन के दोस्त हमसाया मुल्क बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से एक डील की और उन्हें साथियों समेत अपने मुल्क ले गए। अब भले वो एक मुआहदा करके गए थे कि उनकी बगावत माफ़ कर दी जाएगी और उनके पुरअमन साथियों को रूसी फौज में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन सारी दुनिया जानती थी कि योवगनी प्रिगोजिन इज ए डेड मैन वॉकिंग। हमने भी दोस्तों अपने वीलॉग में इसकी रीजनिंग दी थी कि सदर पुतिन और रशियन फोर्सेस की तो बात ही क्या, दुनिया की कोई भी फौज अपने खिलाफ बगावत माफ़ नहीं किया करती, क्योंकि फौज सर से पांव तक सिर्फ डिसिप्लिन होती है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर डिसिप्लिन तोड़ने पर उकसाने वाले और उस पर हमला करने वालों को एक बार माफ़ कर दिया जाए तो अगली बार उससे बड़ी बगावत होती है और फौज खत्म हो जाती है। इसीलिए जो भी बेलारूस के सदर ने डील की थी, दोनों के दरमियान, प्रिगोजिन और पुतिन के दरमियान करवाई थी, इसकी कोई अहमियत नहीं थी। ये सिर्फ टाइम हासिल करने का एक तरीका था। म्यूटनी करने वालों या जिनके खिलाफ म्यूटनी हुई, यानी रूसी सदर और फौज, इन दोनों में से अब एक को ही मौजूद रहना था मंतकी तौर पर। यहाँ पहुंचकर दोस्तों हमारा ये वाला वीलॉग मुकम्मल हो गया था, इसकी कहानी मुकम्मल हुई थी। इसके बाद के वाक़यात क्या थे?
اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ یواگنی پریگوزن ایک دفعہ تو بیلاروس چلے گئے، لیکن وہاں وہ ٹک نہیں سکے۔ انہوں نے صدر پیوٹن کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی ٹھنڈا کیا کہ وہ روسی صدر اور رشین آرمی کے خلاف زہر اگلنا بند کر دیں۔ پھر انہوں نے خود بھی اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر بار بار وسیلے پیغامات، اینگری مین کی طرح بہیو کرنا اور جوشیلی ویڈیوز ڈالنا بند کر دی۔ یوں لگتا تھا کہ یواگنی پریگوزن کو اپنے اوور سائز ایمبیشنز کا احساس ہو گیا تھا اور وہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی گڈ بکس میں واپس آنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی شروع کر دی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہی دنوں سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ رشین ڈیفنس منسٹری کے چکر لگاتے ہوئے دکھائے گئے۔ ویڈیو میں وہ اپنے ہاتھ میں کچھ ڈاکومنٹس پکڑے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اپنی تمام فورسز اور اپنی خدمات کو رشین منسٹری یعنی ڈیفنس منسٹری کے انڈر کرنے پر تیار ہوں، یہ میرا ایگریمنٹ ہے، میں نے اس پر سائن کر دیے ہیں۔ اور یہ ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں سائٹ پر جیسے چل رہی ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خود بنوائی ہے۔ اس ویڈیو میں پریگوزن شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ڈیفنس منسٹری میں گئے تو عملہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ وہ ڈاکومنٹ لینے کے بجائے انہیں دیکھ کر اٹھ کر بھاگ گئے۔ اب دوستو، اس ویڈیو میں وہ جس ایگریمنٹ کی بات کر رہے تھے یہ وہی تھا جس کے بعد پریگوزن نے بغاوت کا آغاز کر دیا تھا۔ اس ڈاکومنٹ میں پریزیڈنٹ پیوٹن نے مطالبہ کیا تھا کہ یواگنی پریگوزن اپنی تمام فورسز کو رشین ڈیفنس منسٹری میں رجسٹر کروائیں گے اور اسے سرکاری کنٹرول میں دے دیں گے۔ اسی پر دراصل پہلی بار لڑائی ہوئی تھی اور یواگنی پریگوزن نے رشین ڈیفنس منسٹر اور رشین آرمی چیف کو غدار، جھوٹا اور کرپٹ سمیت نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیا تھا۔ پریگوزن کی سوشل میڈیا فالوئنگ اتنی زیادہ تھی کہ ٹیلی گرام پر ان کی پوسٹس کو لاکھوں لائکس ملتے تھے، سو وہ سوشل میڈیا پر رشین آرمی، رشین ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک خطرناک پروپیگنڈا شروع کر چکے تھے اور اس کا ایک ٹول بن چکے تھے۔ اب ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ پروپیگنڈا مشین انہیں پریگوزن کو واگنر کو رشین حکومت نے خود تیار کر کے دی تھی، اور اس مقصد کے لیے پریگوزن کو انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی کا ایک فیک ادارہ بنا کر رشین اسٹیٹ میں دیا تھا۔ اس ادارے کا مقصد امریکی الیکشنز میں، یعنی رشین یہ چاہتے تھے کہ امریکی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں پریگوزن ٹرولنگ کروائیں، اور 2016 کے پریزیڈنشل امریکن الیکشن کو متاثر اس وقت انہوں نے کیا تھا۔ اس برائے نام ریسرچ ایجنسی نے دوستو ہزاروں ٹرولز کے ذریعے لاکھوں اکاؤنٹس بنائے جو امریکی انتخابات میں بالکل بے سروپا خبریں پھیلاتے رہے۔ یہ اصل خبروں کو ٹوسٹ کر کے ایسے اینگل دیتے تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے پاپولسٹ اور فاشسٹ ٹینڈنسیز والے افراد کو ہیرو بناتی تھی۔ تو یہی پروپیگنڈا ریسرچ ایجنسی ٹرولز کی ایک فوج، رشین فوج اور پریزیڈنٹ پیوٹن کے خلاف سرگرم ہو چکی تھی۔ مطلب دوستو، آپ دیکھیں کہ کتنی پرانی کہاوت پھر ایک بار سچ ثابت ہو رہی تھی کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے ایک دن وہ خود بھی اس میں ضرور گرتا ہے۔ رشین پریزیڈنٹ نے جو ٹرولز امریکہ کے لیے بھرتی کیے تھے، جو آرگنائزیشن امریکہ کے خلاف کام کرنے کے لیے بنائی تھی، وہ پھر ان کے خلاف ہی استعمال ہو رہی تھی اور اسی شخص کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھی جس شخص کو انہوں نے ٹرین کیا تھا۔ تو خیر، ہم بتا رہے تھے کہ ناکام بغاوت کے بعد سے یواگنی پریگوزن اپنے انجام سے ڈرنے تو لگے تھے۔ وہ حقیقت پسند ہو کر طاقتور رشین پریزیڈنٹ سے تعلقات درست کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن اب پریزیڈنٹ پیوٹن معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس دوران پریزیڈنٹ کئی بار یہ کہتے ہوئے غصے میں سنے گئے کہ دشمنوں کی نسبت اندر کے غدار زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے دوستوں کہ صدر پیوٹن، پریزیڈنٹ پیوٹن طاقت کے گھاگ کھلاڑی کی طرح بس موقع کی تلاش میں تھے، اسی لیے اس سارے وقت میں وہ زیادہ تر خاموش رہے یا بہت مختصر بات کی۔ مثلا ان سے منسوب ایک بیان 14 جولائی کو میڈیا میں چھپا کہ واگنر گروپ کو یوکرین میں لڑائی جاری رکھنا ہوگی لیکن پریگوزن کے بغیر۔ یہ بیان اس وقت چھپا جب پریگوزن کی ناکام فوجی بغاوت کو 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ این اسی دن پریزیڈنٹ پیوٹن نے واگنر گروپ کے حوالے سے رشین میڈیا کو ایک اور ایسا بیان دیا جو بہت شاطر انسان ہی دے سکتا ہے۔ اس تیز ترار اور چالاک بیان کا مقصد صرف یہ تھا کہ واگنر باس پریگوزن کو اتنا وہمی کر دیا جائے کہ وہ اپنے قریب ترین ساتھیوں پر بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، تنہا ہو جائیں۔ صدر پیوٹن نے تقسیم کا پرانا فارمولا استعمال کرتے ہوئے بیان دیا کہ واگنر گروپ کے نئے لیڈر اینڈری ٹیوشوف بن چکے ہیں۔ دراصل اینڈری ٹیوشوف کو واگنر گروپ میں رشین فوج کا لائل مانا جاتا تھا، ان کا طرفدار مانا جاتا تھا، کیونکہ یہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور سیریا میں، شام میں صدر بشار الاسد کی سپورٹ میں روس کی طرف سے ہی جنگ بھی کر چکے تھے۔ یہ واگنر گروپ کے سیرین چیف بھی رہ چکے تھے اور کئی لڑائیوں میں خود براہ راست گنز کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ شریک رہے تھے۔ تو انہی کو پیوٹن نے پریگوزن کی جگہ نیا واگنر ہیڈ پرپوز کیا۔ اگرچہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن پیوٹن مسلسل ڈیپ گیم پلے کرتے جا رہے تھے۔
मतलब वो किसी भी तौर पर प्रिगोजिन को माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि रफ्ता रफ्ता उनके गिर्द अपना जाल बुनते जा रहे थे, उनको घेरते जा रहे थे। वो तो कई बार कह चुके थे कि गद्दारों को मर जाना चाहिए और उनकी मौत भी तकलीफ दे होनी चाहिए, इन पर जुल्म भी होना चाहिए। मतलब वो नाकाम बगावत के बाद से ज़्यादातर खामोश थे, लेकिन प्लानिंग कर रहे थे। मुख्तसर बयानात दे दिया करते थे, लेकिन दरअसल वो प्लानिंग कर रहे थे कि इनसे जान कैसे छुड़ानी है, ऐसा वाज़ेह तौर पर लगता है। इसके ठीक 13 दिन बाद 27 जुलाई को एक बार फिर मीडिया में प्रिगोजिन के बारे में खबरें गर्म होने लगी। ऐसी खबरें छपी कि वो अफ्रीकी ममालिक के लीडर्स से रशियन शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकातें कर रहे हैं, यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और माली वगैरह के सीनियर लीडर्स से वो मुलाकातें कर रहे हैं। अब ये वो ममालिक हैं जिनमें वाग्नर ग्रुप के मुख्तलिफ ऑपरेशंस पहले से चल रहे थे, जैसे कि गोल्ड माइंस और मुकामी लीडर्स की पर्सनल सिक्योरिटी की डील्स वगैरह कई साल से ऑन गोइंग थी। अगरचे इन खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि जिन वीडियोस की बुनियाद पर ऐसा कहा जा रहा था वो वेरीफाई नहीं हो सकी, लेकिन ये मुलाकातें हकीकत इसलिए लगती हैं कि उन ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट्स अगरचे इसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वाग्नर ने किए थे, लेकिन बगावत से पहले तक तमाम ममालिक के इल्म में था कि वाग्नर ग्रुप के पीछे रशियन हुकूमत की खामोश गारंटी है। लेकिन प्रिगोजिन की खुली बगावत ने इन डील्स को मशकूक कर दिया कि न जाने अब रशियन हुकूमत, प्रेसिडेंट पुतिन इन अरबों डॉलर्स की, बिलियन डॉलर्स की डील्स के पीछे खड़े हैं या नहीं। तो ये सवाल पैदा हो गया था। तो मुमकिन तौर पर इन डील्स में अपडेट्स के लिए, तस्दीक के लिए, इन्हें कंफर्म करने के लिए ये मुलाकातें हुई हों, ऐसा होता है। वैसे भी अगर प्रेसिडेंट पुतिन ने वाग्नर चीफ प्रिगोजिन से जान छुड़ानी थी, जैसा कि लग रहा है, तो उन्हें पहले प्रिगोजिन को एतमाद में लेकर उनसे किसी तरह तमाम डील्स की डिटेल्स तो हासिल करना ही थी। तो यही गालिब इम्कान है कि पुतिन ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात और डील्स प्रिगोजिन से निकलवाने के लिए बगावत के 2 माह बाद तक उन्हें मुलाकातों की इजाज़त दे रहे थे, राब्ते करने की खुली छूट दे रहे थे। इन मीटिंग्स के दौरान प्रिगोजिन ने भी दोस्तों अफ्रीका में काफ़ी हाथ पांव मारे और नए क्लाइंट्स को अपनी खिदमत पेश करते रहे, जैसे वो कुछ देर के लिए रशिया छोड़ना चाह रहे हों या पुरानी लाइफ में, अपनी पहले की लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जो उनके लिए नॉर्मल थी उसमें वापस आना चाहते हो। जैसा कि सेंट पीटर्सबर्ग की इन्हीं मुलाकातों के दौरान दुनिया के एक गरीब तरीन अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौज ने मार्शल लगा दिया। जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के मोहम्मद बाजूम, उनके गार्ड्स ने ही उनको एक दिन गिरफ्तार कर लिया और 26 जुलाई को मुल्क का आइन मुअत्तल करके उन फौजियों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया नाइजर में। सारी दुनिया अब इस मुहिम जोई की, इस मार्शल की मजम्मत कर रही थी, इसे कोस रही थी, और उसी वक्त प्रिगोजिन ने इस क्योस को लैडर समझते हुए, सीढ़ी समझते हुए नाइजर के मार्शल लगाने वाले जनरल को मुबारकबाद दी, उनकी तारीफ की और सीधी ऑफर की कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जाहिर है वो अपनी वही सेल सॉर्ड्स वाली, किराए के फौजी फराहम करने वाली डील की बात कर रहे थे। यानी अगर मार्शल के खिलाफ कोई तहरीक उठती है नाइजर में, तो उसे बेरहमी से कुचलने के लिए, डर्टी वर्क करने के लिए वो अपनी खिदमत पेश कर रहे थे, जैसा कि वो सूडान, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कर भी रहे थे इससे मिलती जुलती खिदमत पेश। तो दोस्तों इस ऑफर के बाद जो 27 या 28 जुलाई को की गई, प्रिगोजिन और वाग्नर ग्रुप के सीनियर लीडर की कोई खबर नहीं है। लेकिन 22 अगस्त को एक बहुत अहम वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें लोकेशन को समझना जरा मुश्किल था, लेकिन मकसद समझ आ रहा था। प्रिगोजिन किसी नामालूम जगह पर अफ्रीका में ऑपरेशंस के लिए भर्तियों की ऑफर कर रहे थे, हायरिंग कर रहे थे। तो क्या ये भर्तियां हुई? वो कहाँ से ये वीडियो जारी कर रहे थे? सीने से वेपन लगाए वो किसे कुछ खुफिया मैसेज दे रहे थे, या जो कह रहे थे वही उनका मकसद था? ये और इस जैसे तमाम सवालात अभी हवा में थे कि अगले ही दिन इस वीडियो के 23 अगस्त को मॉस्को से 150 किलोमीटर दूर तिवार रीजन में उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। लेकिन इस हादसे की दोस्तों एक खास बात थी, वो ये कि तैयारा गिरने की वीडियो इस सफाई से तैयारे को फोकस किए हुए थी कि जैसे पहले से कोई मोबाइल वीडियो बनाने के लिए तैयार बैठा हो, क्योंकि ये कोई बड़ा शहरी इलाका नहीं था जहाँ लोग बहुत वीडियोस बना रहे हों। एक नीम आबाद सा इलाका, और उसका भी एक गाँव साइड का एरिया जहाँ थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन थी, कहीं को दीवार, कहीं को मुकम्मल घर, बस इतना। लेकिन दोस्तों इस जहाज के गिरने के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर इतलात फैलने लगी कि गिरने वाला जो प्राइवेट जेट लेगेसी 600 है, ये वाग्नर ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और इसमें जो 10-12 लोग थे उनमें प्रिगोजिन भी गालबन था। हाँ, मरने वालों की कन्फर्मेशन आला सतह पर घर वालों से पहले सदर पुतिन ने की, जिसकी बात हम वीडियो के शुरू में बता चुके हैं। अगले 4 दिन में यानी 27 अगस्त को रशियन सरकारी मीडिया ने भी डीएनए रिपोर्ट से प्रिगोजिन और उनके नायब कमांडर दमित्री योटकिन की डेथ कंफर्म कर दी। यानी अब 3 दिन बाद
ये कंफर्म हुआ, लेकिन प्यूटन उसे काफ़ी पहले इसको कंफर्म कर चुके थे। प्रिगोजन के मॉस्को और प्यूटन फोर्सेस पर हमले की तारीख, म्यूटनी की तारीख, बगावत की तारीख 23 जून थी और उनके प्लेन क्रैश की तारीख 23 अगस्त। यानी जैसा कि समझा जा रहा है, प्यूटन की शैडो आर्मी ने उन्हें सिर्फ 2 माह दिए बगावत के बाद से उनका तैयारा गिरने के दौरान। वो कि मॉस्को बहुत सख्ती के साथ इस कत्ल में किसी भी इन्वॉल्वमेंट की तरदीद कर रहा है, इस कत्ल के इल्ज़ाम को एक सफ़ेद झूठ कह रहा है। लेकिन और वो क्या कहे, क्या दुनिया में कोई एक शख्स भी है जो इस तरदीद को मानेगा? और हाँ, आपके जहन में सवाल ज़रूर होगा कि युवाग्नि प्रिगोजिन की जून वाली बगावत में उन्हें जो रशियन आर्मी के अंदर से खुफिया मदद हासिल थी, उस मदद का क्या हुआ? हमने अपने लास्ट व्लॉग में दोस्तों आपको बताया था कि प्लेन क्रैश से पहले वाले में कि 29 जून को बगावत के 5-6 दिन बाद रशियन फौज के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया जा चुका था। इनमें एक हाई रैंकिंग जनरल सर्जी सुरोविकिन भी शामिल थे। इन पर यही इल्ज़ाम था कि ये खुफिया तौर पर वॉगनर ग्रुप की बगावत के सहूलतकार थे। इन्हें जून के आखिर में न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि ओहदे से भी हटा दिया गया। इनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया में भी छपता रहा है कि वो प्रिगोजिन की बगावत के बारे में पहले से जानते थे, बल्कि प्रिगोजिन इन्हीं से मुबैना तौर पर राब्ते में थे और इन्हीं के जरिए वो समझते थे कि फौज का एक बड़ा हिस्सा सदर प्यूटन और रशियन मिलिट्री के खिलाफ, चीफ के खिलाफ बगावत के लिए तैयार है। बस वो एक बार मॉस्को में दाखिल हो जाएं तो ये बागी फौजी प्यूटन का तख्ता उलटने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रिगोजिन जनरल सुरोविकिन पर इसलिए भरोसा कर रहे थे कि ये कोई आम कमांडर या आम जनरल नहीं थे, ये रशियन ज्वाइंट फोर्सेस के डिप्टी कमांडर इन चीफ थे। तो साथियों, ये डिप्टी कमांडर इन चीफ भी बगावत के बाद से गिरफ्तार हैं। कम से कम इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक तो यही सूरत-ए-हाल है। अब सवाल यह है कि प्रिगोजिन की वेल प्रेडिक्टेड मौत और हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स की गिरफ्तारी का मतलब क्या है? क्या 24 साल से 24 ईयर से व्लादिमीर पुतिन की रशियन एस्टेब्लिशमेंट और रशिया की सियासत पर जो ताकतवर गिरफ्त है वो उसी तरह मजबूत रहेगी, पक्की रहेगी, पुख्ता रहेगी? इसका फौरी जवाब दोस्तों है हाँ। फिलहाल तो पुतिन का सिस्टम पर होल्ड काफ़ी मजबूत हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ एक हद से आगे बढ़ने वालों को उनका अंजाम बता दिया है। लेकिन ये हाँ आने वाले चंद माह में बदल जाएगी, क्योंकि प्रिगोजिन को रास्ते से हटाना एक स्कोर सेटल गेम थी। तुमने मेरे आदमी होकर मेरे खिलाफ बगावत की, अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि हु इज द किंग। लेकिन असल में पुतिन का मुस्तकबिल दोस्तों यूक्रेन वॉर में जीत या हार से जुड़ चुका है, एक ऐसी जंग से जिसमें अप्रैल 2023 से उन्हें एक दूसरे ताकतवर काउंटर ऑफेंस का सामना है। इस दूसरे काउंटर ऑफेंस ने मैदान जंग पूरी तरह बदल दिया है, इतना ज्यादा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह ट्रेंच वॉरफेयर की याद ताजा होने लगी है। यूक्रेन रशिया जंग में आप दोस्तों इस तस्वीर को गौर से देखें। ये खार्किव में चले हुए रॉकेट्स और क्लस्टर राउंड्स हैं जो रशियंस ने यूक्रेन की डिफेंस लाइंस को तोड़ने और उनके हमले रोकने के लिए इस्तेमाल किए हैं। फिर जरा आप इस फायर को देखें। इस टैंक जैसे लॉन्चर से रशियन आर्मी माइंस फेंक रही है। ये माइंस हजारों लाखों की तादाद में यूक्रेन रशियन फ्रंट लाइन पर गिरते हैं और फिर जिसका भी पांव इन माइंस पर आ जाए या फिर गाड़ी या टैंक इसके ऊपर से गुजरने लगे तो वो तबाह हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक रशियन फोर्सेस अब तक 60 स्क्वायर किलोमीटर पर 60 मुरब्बा किलोमीटर पर ऐसी माइंस फेंक चुकी है। यूक्रेनियन आर्मी के मुताबिक वॉर जोन में हर 10 मुरब्बा फीट पर 10 स्क्वायर फीट में 5 माइंस हैं। फिर इसी नक्शे में ये ट्रेंचेस की, खंदकों की कतारें भी देखें। ये वो गहरी घाटियां, ट्रेंचेस हैं जो रशियंस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस को रोकने के लिए बनाई हैं। इन्हें खोदने के लिए मोस्ट मॉडर्न ट्रेंच मेकर मशीन्स इस्तेमाल की गई हैं, जबकि यूक्रेनियन एडवांस रोकने के लिए रशियंस ने हजारों की तादाद में कंक्रीट ब्लॉक्स की लाइंस भी लगाई हैं जो ऊपर से नोकीली हैं और इन्हें ड्रैगन टीथ कहा जाता है। इनके पीछे एंटी टैंक माइंस का एक और जाल है, यानी पूरी एक डिफेंस लाइन उन्होंने नई खड़ी कर दी है। ये डिफेंस लाइंस यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में हैं और ये रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के अप्रैल में शुरू होने वाले दूसरे काउंटर ऑफेंस से कई माह पहले से तैयार करना शुरू कर दी थी। यानी पिछले साल सितंबर के बाद से, सर्दियों से ये काम जारी था, क्योंकि सितंबर के बाद विंटर सीजन शुरू होता है और हैवी स्नोफॉल होती है और इन इलाकों में मूवमेंट्स मुश्किल हो जाती हैं। तो इस सर्द मौसम से फ़ायदा उठाकर रशियंस ने कि जंग नहीं हो रही, कोई मिलिट्री मूवमेंट्स बड़ी नहीं हो रही, तो रशियंस ने, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, ऊपर नॉर्थ से नीचे ईस्टर्न और सॉदर्न रीजन्स में ट्रेंचेस और माइंस का एक जाल बिछा दिया है।
ट्रेंचेस की अहमियत दोस्तों डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा होती है। एक भी ट्रेंच, एक भी खंदक कई हज़ार फौजियों के असाल्ट को, हमले को रोकने के लिए काफ़ी होती है, अगर इसे प्रॉपर वे में अलाइन किया जाए। मशीन गन्स और सप्लाई लाइंस दुरुस्त बिछा ली जाएं तो चंद फीट की एक ट्रेंच को पार करना हज़ारों फौजियों के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। तो ये सब रशियन फौज समर ऑफेंस से पहले कर चुकी थी और इन ट्रेंचेस को पार करना यूक्रेनियन आर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर तरीका क्या है इन्हें ख़त्म करने का? मॉडर्न वॉरफेयर में दोस्तों ट्रेंचेस को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो ये कि आपके पास बेहतरीन एयरफोर्स हो और क्लस्टर बम्स हों। क्लस्टर बॉम्ब्स बहुत बड़े एरिया में बारिश की तरह गिरते हैं और इसकी वजह से ट्रेंचेस में पोजीशन लिए हुए सोल्जर्स गैर महफूज हो जाते हैं। फिर तैयारे इनके ऊपर से, ट्रेंचेस के ऊपर से फायरिंग करते हुए पीछे चले जाते हैं और सप्लाई लाइंस को तोड़ देते हैं। अगर आपके पास ये दोनों हथियार हैं तो समझें कि दुश्मन की ट्रेंच वॉर खत्म हो गई, आप जीत गए। अब यूक्रेन के साथ दोस्तों मसला ही ये था कि उनके पास ना तो क्लस्टर बॉम्ब्स थे और ना ही F-16 जैसे तैयारे थे जो ट्रेंचेस के पार जाकर इनके ऊपर फायरिंग करते हुए पार चले जाएं और सप्लाई लाइंस तोड़ दें। यही वजह है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने इत्तेहादियों, नेटो ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका पर जोर देते रहे हैं कि उन्हें F-16 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएं और साथ में क्लस्टर बॉम्ब्स, क्लस्टर म्यूनिशन दिया जाए ताकि वह रशियन ट्रेंचेस की डिफेंस लाइंस तोड़ सके। लेकिन अमेरिका जो कि क्लस्टर बम फराहम कर सकता था उसने नहीं किए। महीनों गुजर गए, यहाँ तक कि मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया। जहाँ चंद एक इलाकों में ट्रेंचेस थी, अब वहाँ नॉर्थ से नीचे साउथ तक रशियन फोर्सेज ने ट्रेंचेस और माइंस की तकरीबन 1000 किलोमीटर तवील डिफेंस लाइन बना ली, जैसा कि आप देख चुके हैं हमारे नक्शे में। ये सब करने में रूस दरअसल इसलिए कामयाब हुआ कि यूक्रेन के पास बहुत अरसे के लिए वो वेपन्स ही नहीं थे जिनकी मदद से वो डिफेंस लाइन, रशियन डिफेंस लाइन को तोड़ सके। अब सवाल पैदा होता है कि यूक्रेन की जंग जो आप जानते हैं कि कैसे यूक्रेन से ज़्यादा वेस्ट और खुसूसन अमेरिका के लिए अहम है, तो अपने वर्ल्ड ऑर्डर के सर्वाइवल की जंग ही के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम्स क्यों नहीं दिए, इतनी देर क्यों लगाई? बात यह है साथियों कि क्लस्टर बॉम्ब्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल तीनों पर 2008 से इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन के तहत पाबंदी लग चुकी है। दुनिया के 124 कंट्रीज इस कन्वेंशन पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका, रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरब इन सिग्नेटरी में शामिल नहीं है। इन्होंने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किए। सो कानूनी तौर पर अमेरिका क्लस्टर बम्स यूक्रेन को भेज सकता था, लेकिन पास्ट में, माजी में अमेरिका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस पर इतने क्लस्टर बम गिरा चुका है और आलमी तौर पर इतनी सुबकी उठा चुका है कि अब वो ये बम ट्रांसफर करते हुए हिचकिचा रहा था। वैसे आपको बताएं कि इसी अमेरिकी बमबारी की वजह से जो उसने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस पर की थी, ये कन्वेंशन हुआ था और क्लस्टर बॉम्ब्स पर पाबंदी लगी थी। इन बमों के पार्ट्स, ये माइंस जो हैं, ये अब भी इन फार ईस्ट कंट्रीज की ज़मीन में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। 50 साल बाद भी ये किसी का पाँव आने पर या किसी भी वजह से फट पड़ते हैं, जिससे करीब खड़े लोग अपने जिस्म का कोई हिस्सा गवा बैठते हैं या अक्सर जान ही गवा बैठते हैं। छोटे साइज में होने की वजह से इन्हें तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। ये जंगलों, दलदली इलाकों और कम आबाद जगहों पर गिरकर हमेशा के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन जाते हैं। सो जब तक इन्हें पूरा ख़त्म ना कर दिया जाए, 100% ख़त्म ना कर दिया जाए, ये उस इलाके में एक पोटेंशियल थ्रेट, मौत के फंदे की सूरत मौजूद रहते हैं और इन्हें मुकम्मल ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो ये दोस्तों इस हथियार को बैन करने की बैकग्राउंड थी और अमेरिका इसी वजह से शुरू में कुछ हिचकिचा रहा था। मगर फिर ये हुआ कि जुलाई 2023 में ये हथियार, क्लस्टर म्यूनिशंस, अमेरिका ने यूक्रेन को दे दिए। आज यूक्रेन ये खतरनाक बैंड वेपन सैकड़ों किलोमीटर तक फैली रशियन डिफेंस लाइंस और ट्रेंचेस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस खतरनाक हथियार के इस्तेमाल पर धमकियां भी दी हैं कि नाजायज हथियार इस्तेमाल किए गए तो याद रखें हमारे पास भी बहुत बड़ा डिपो मौजूद है, एक से ज्यादा डिपो मौजूद हैं जहां इस तरह के हथियार हैं। मतलब उन्होंने कहा कि फिर हम भी जवाब देंगे। लेकिन अब इसका क्या करें दोस्तों कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन तो जब से जंग शुरू हुई है 24 बार 24 टाइम्स यूक्रेनियन सिटीज पर, शहरों पर क्लस्टर बॉम्ब्स गिरा चुके हैं। आइंदा महीनों में न जाने वो और कितने ऐसे बम्स और भी शहरों पर गिराए, कौन जानता है। दूसरा हथियार जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की
अमेरिकी और मगरबी इत्तेहादियों से मांग रहे थे वो फाइटर जेट F-16 था। अमेरिका ने बतौर मैन्युफैक्चरर इसकी इजाज़त भी दे दी है। अब नीदरलैंड अपने 42 F-16 में से कुछ यूक्रेन को डोनेट कर रहा है। Dutch Prime Minister Mark Rutte says F-16 fighter jets will be given to Ukraine as soon as the conditions are met. जबकि डेनमार्क 19 F-16 यूक्रेन को देने का वादा कर चुका है। ये डील यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने इन दोनों ममालिक के दौरों के दौरान हासिल की है, जबकि अमेरिका ने यूक्रेनियन एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने का ऐलान भी कर दिया है। अब ज़हन में रहे कि इन तैयारों की फराहमी और पायलट्स की ट्रेनिंग में काफ़ी वक्त लगेगा, महीनों तो यकीनन लगेंगे। इसलिए इस सप्लाई से फौरी तौर पर जंग में कोई तब्दीली आएगी, ऐसा सोचना ज़रा कबल अज़ वक्त है। ऐसा नहीं होगा। हाँ, दर्जनों F-16 की फराहमी ये ज़रूर बता रही है कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि इसके वेस्टर्न एलाइज भी एक लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, दामे दरमे सुखने तैयार हैं। वो सदर प्यूटन को थका कर मारना चाहते हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। वैसे क्यूरियस फेलोज आपको बरसबील तस्करा बताएं कि नीदरलैंड और डेनमार्क के लिए F-16 तैयारे यूक्रेनियन एयरफोर्स को देना इसलिए भी कुछ आसान हो गया है कि वो अपनी एयरफोर्सेस को नेक्स्ट जनरेशन F-35 तैयारों के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है सिर्फ यही वजह नहीं है कि वो तैयारे दे रहे हैं, वो हकीकतन यूक्रेनियन काज के साथ भी हैं, जिसकी प्राइम रीज़न ये है कि यूरोप रशिया के इंपीरियल एम्बिशंस से खुद को फैलाने के अज़ाइम से तारीखी तौर पर खौफजदा रहता है। उसे लगता है कि अगर आज रूस यूक्रेन के इलाके हड़प कर जाता है और उसे नहीं रोका जाता ताकत से, तो क्या गारंटी है कल वो पोलैंड और फिर आगे जर्मनी तक नहीं आएगा। तो माय क्यूरियस फेलोज, आप यकीनन अब जानना चाहेंगे कि जून से शुरू होने वाले यूक्रेनियन समर ऑफेंस में अब तक कोई बड़ी कामयाबी क्यों नहीं मिली यूक्रेन को। यूक्रेन ने तो बहुत एडवर्टाइजमेंट के साथ वीडियोस जारी करके सोशल मीडिया पर धूम धड़के से ये ऑफेंस स्टार्ट किया था, जो कि मिलिट्री में आमतौर पे ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या हुआ उस ऑफेंस का? दरअसल ये बात तो सच है कि इस दूसरे काउंटर ऑफेंस में कोई बड़ा शहर यूक्रेन ने वापस नहीं लिया, जैसा कि पिछले साल के ऑफेंस में यूक्रेनियन आर्मी ने खार्किव से लेकर नीचे ज़ैपोरिज़िया रीजन में और खरसून तक के बहुत से इलाके वापस ले लिए थे। मगर इस दूसरे ऑफेंस में दोस्तों बड़ी कामयाबी तो नहीं, लेकिन एक छोटी कामयाबी बहुत अहम है। वो ये कि इस साल जनवरी से जून तक 6 माह में जितना इलाका रूसी फौज ने 30,000 कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, उससे थोड़ा सा ज्यादा इलाका यूक्रेनियन फोर्सेस ने वापस हासिल कर लिया है। आप दोस्तों मेरी तरह चूंकि एंटी वॉर हैं, आप हैरान और अफसुर्दा होंगे कि ये इलाके जिसके लिए दोनों तरफ के तकरीबन 50,000 से ज्यादा इंसानों की जानें चली गईं, ये कितना इलाका था? महज 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा सा एरिया है जो पिछले 8 माह में पहले रूसी कब्जे में गया और अब वापस यूक्रेनियन फोर्स के पास है। इस छोटे से एरिया के सिवा बाकी पूरे महाज पर एक मुकम्मल स्टेलमेट चल रहा है, यानी जहां फोर्सेस थी वहीं है। हाँ, एक तीसरा फ्रंट जो अभी यूक्रेन ने कुछ माह पहले से खोला है, वो है जो रूस को परेशान कर रहा है, और वो है जंग को रूस के अंदर लेकर जाना, ड्रोन से या कमांडो एक्शन से या किसी भी खुफिया अंदाज में अटैक करना। तो इसी सिलसिले में 17 जुलाई को पहला बड़ा अटैक उस वक्त हुआ जब क्रीमिया को रूस से मिलाने वाले पुल का एक हिस्सा धमाके से उड़ गया। इसके बाद एक बड़ा ड्रोन अटैक 30 जुलाई और 1 अगस्त की रात को बराह रास्त रशियन मरकजी शहर उसके कैपिटल मॉस्को पर हुआ, जिसमें जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन रूस को रशियंस को इतना पता चल गया कि यूक्रेन रूस के अंदर तक अटैक करने की सलाहियत रखता है। फिर 4 अगस्त को रशियन नेवल बेस नोवारोसियस्क पर ड्रोन अटैक किया गया। ये रूस का ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला अहम टर्मिनल है और इसके कब्जे वाले क्रीमिया के मशरिक में है। इसके बाद दोस्तों 2014 से रशियन कब्जे वाले क्रीमिया ही के इलाके में 24 अगस्त को एक और बड़ा अटैक हुआ। पहली बार यूक्रेनियन कमांडोज ने कश्तियों के जरिए क्रीमिया के मयाक रीजन में खुफिया स्पेशल ऑपरेशन किया। वो कि रशियन मीडिया इस पर खामोश ही रहा, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने इसमें 30 रूसी फौजियों को हलाक किया था और कमांडोज कामयाबी से यूक्रेन में वापस भी आ गए थे। इसमें अहम बात यह है कि रशिया ने इस दावे को डिनाई नहीं किया। मतलब ये तमाम अटैक्स वो हैं जो यूक्रेन ने रूस के अंदर जाकर किए। माय क्यूरियस फेलोज, आपने जान लिया कि यूक्रेन का समर काउंटर ऑफेंस कहाँ खड़ा है, ये जंग किस पोजीशन में है, रशियंस कितने तगड़े डिफेंस पर हैं और यूक्रेन
किन नए हथियारों से ये डिफेंस लाइंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस सारे खेल में 24 साल से 24 ईयर्स से रूस के ताकतवर सियासी खिलाड़ी प्रेसिडेंट पुतिन के लिए एक अलार्मिंग साइन है, एक खतरे का निशान है। खास तौर पर प्रिगोजिन की हलाकत में छुपा हुआ एक छोटा सा निशान, वो ये कि अब अगर प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ कोई अंदरूनी बगावत हुई तो वो रास्ते से कोई डील करके वापस नहीं जाएगी, क्योंकि रास्ते से वापस जाने वालों ने अपना अंजाम देख लिया है कि पुतिन मुखालिफ को माफ नहीं करेंगे। बेशक मुआहदा हो चुका हो फिर भी माफी नहीं मिलेगी, कोई जाए पनाह नहीं है। सो अलार्मिंग साइन सदर पुतिन के लिए ये है कि अब के बार बगावत करने वाला ग्रुप या तो काम खत्म करके जाएगा या फिर खुद खत्म हो जाएगा। और ये बात आपको बताएं कि प्रिगोजिन के ट्रोल्स लिख रहे हैं, कह रहे हैं। वॉगनर ग्रुप से मुंसलिक टेलीग्राम चैनल ग्रे जोन पर एक मैसेज 24 अगस्त से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ, लाखों बार शेयर भी किया जा चुका है, मुख्तलिफ जगहों पर शेयर हुआ है। इस पैगाम का तर्जमा यह है कि युवाग्नी प्रिगोजिन वॉगनर का सरबराह, रूस का हीरो, वतन का सच्चा बेटा, रूस के गद्दारों के हाथों मार दिया गया है। इसके खौफनाक नतायज होंगे क्योंकि उसको मारने वाले नहीं जानते कि रशियन फौज का मूड क्या है और मोराल क्या है। हाँ, एक मैसेज जो प्रिगोजिन के कत्ल से सबको मिल जाना चाहिए वो ये है कि जो काम शुरू करो तो फिर उसे खत्म करके दम लो। You always have to go all the way। ये पैगाम अगरचा कुछ दिन के बाद इसको ग्रे जोन से हटाना पड़ा, लेकिन उस वक्त तक इसके स्क्रीनशॉट लिए जा चुके थे और ये वॉगनर के ट्रोल्स में, उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स में फैल चुका था और अब भी शेयर हो रहा था। रूस यूक्रेन जंग दोस्तों हमारे दौर की वो लड़ाई है जो एक कमज़ोर से मुल्क यूक्रेन और एक आलमी ताकत रशिया के दरमियान नहीं है, बल्कि 3 आलमी ताकतवर खिलाड़ियों के दरमियान वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है। हम पहले दिन से दोस्तों इस जंग को कवर कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। इस जंग को समझने के लिए आप इस प्ले लिस्ट पर टच कर सकते हैं। यहाँ जानिए कि रशिया, अमेरिका और चीन में जासूसों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, और ये रही उन किताबों की समरी जिन्हें जिंदगी में आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।